Hello, 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 hello. Good morning जी, good morning. गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, हैप्पी सीएस डे सभी को। हैप्पी सीएस डे सर। सेम टू यू जी, सेम टू यू। गुड मॉर्निंग जल्दी सर। बस अब सीएस बन जाओ, अच्छे से प्रिपरेशन करो, इस बार एग्जाम सबने निकालने हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हैप्पी सीएस डे सर। सेम टू यू जी, सेम टू यू। चलो जी, एक बार फटाफट से अपनी ना ऑडियो पहले तो वहां पे म्यूट कर लो, और जिन जिन बच्चों को डाउट्स हैं मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बता दो, नाम लिख लो। ठीक है जी, फिर मैं वन बाय वन नाम से बुलाऊंगा और जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे जी। सर आप दिख नहीं रहे। दिख गुड जाऊंगा मॉर्निंग जी। सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ध्यान से देखो, दिख रहा हूँ मैं। नहीं दिख रहे सर, वाइट स्क्रीन आ रही है। क्या मैं नहीं विजिबल नहीं दिख हूँ? रहे क्या? क्या मैं विजिबल है सर। क्या मैं विजिबल नहीं हूँ? दिख रहे हो सर, दिख रहे हो। दिख रहा हूँ नालायक। यस सर, दिखे थे अभी सर, फिर गायब हो गए। और मेरे हाथ में कौन सी मिस्टर इंडिया वाली घड़ी है? पता नहीं सर। चलो जी, फटाफट से नाम अपने लिखो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में अपने सर नाम कैसे लिख। हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ जी। जिन जिन बच्चों को डाउट्स हैं एक बार प्लीज अपने नाम लिख दो पहले तो, ताकि वन बाय वन मैं फिर नाम से बुलाऊंगा, ताकि बीच में फिर डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। जिनको डाउट्स हैं वो सिर्फ नाम लिखेंगे, जिनको डाउट्स नहीं हैं वो नाम नहीं लिखेंगे। चलो जी, बच्चों के नाम आने स्टार्ट हो गए हैं, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर वन बाय वन मैं बुलाता हूँ जी। सबसे पहले साकेत। हाँ जी साकेत। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मुझे ऑनलाइन मोड्स जो आपने अमेंडमेंट क्लास में कराया था ना, उसमें से एक क्वेश्चन पूछना था। ऑनलाइन मोड जो अमेंडमेंट क्लास में करवाया था, किस टॉपिक में? हाँ, मतलब सर वो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ऑनलाइन मोड था, थे हाँ ना 8। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर उसमें पेमेंट उन्हीं मोड से करना पड़ता है, मतलब फोन पे गूगल पे वो भी तो जब यूज करते हैं तब भी यूपीआई वगैरह आता है हाँ हाँ, मतलब। मतलब यूपीआई किसी के भी थ्रू होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे वो पेटीएम के थ्रू हो, चाहे वो गूगल हम्म पे के थ्रू हो। गवर्नमेंट ने बोला यूपीआई, तो यूपीआई किसी के भी थ्रू होगी वो अलाउड हो जाएगी। मतलब सर एग्जाम में अगर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एस कराओगे नहीं करें। नहीं 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 नहीं, पेटीएम लिख के नहीं आना। पेटीएम सिर्फ आपको यूपीआई वर्ड लिख के आना है। अब वो यूपीआई किसी के भी थ्रू होगी वो ऑनलाइन पेमेंट में कवर हो जाएगी। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन में ये आ गया कि गूगल पे, फोन पे वगैरह यूज कर रहा है और नीचे यूपीआई ऑप्शन दिए। तो यूपीआई लिख के आएंगे हम, गूगल पे और फोन पे नहीं करेंगे। ओके। और सर वो 8 मोड ही है ना, मतलब उसके अलावा कोई और हाँ, मोड नहीं? नहीं नहीं, वो एग्जॉस्टिव लिस्ट है बस। मतलब वो सारे सेक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, बीजीबीपी हो, कैपिटल, जहाँ वो 3 मोड आएंगे वहां पर वो उसको एप्लीकेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, जहां ऑनलाइन मोड आएगा वहां पे वही ऑनलाइन मोड आएगा जो इस बार गवर्नमेंट ने बता दिया हमें। हाँ, और सर और एक डाउट है। हम्म। सर वो आपने बताया था ना कि दिल्ली में कोई अनऑथोराइज्ड कॉलोनी से ऑथोराइज्ड कॉलोनी को सर्टिफिकेट मिलेगा। हम्म। सर ऐसा वहाँ दिल्ली में ही नोटिफाई किया है उन्होंने और सिर्फ कहीं नोटिफाई? नहीं नहीं, सिर्फ दिल्ली में ही। क्योंकि अभी पीछे जब इलेक्शन हुए थे तो केजरीवाल साहब ने काफी सारी अनऑथोराइज कॉलोनी को ना ऑथोराइज कॉलोनी में कन्वर्ट कर दिया था। ओके। तो जो ये अमेंडमेंट है ओनली फॉर यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी भी कौन सी? सिर्फ दिल्ली की। ओके सर, लास्ट एक क्वेश्चन है। हम्म। सर जीएसटी में नोटिफिकेशंस और डेट्स याद करने पड़ेंगे एग्जाम नहीं में इम्पोर्टेंट? नहीं नहीं, नोटिफिकेशन नंबर आपके एग्जीक्यूटिव के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोफेशनल में हाँ। रिक्वायरमेंट है। बट हाँ, सेक्शन नंबर जो इंपॉर्टेंट है वो याद करने पड़ेंगे। नोटिफिकेशन नंबर याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके सर।
अमेंडमेंट्स में आप सभी आपने बहुत कुछ करा है ना, नोटिफिकेशन नंबर बहुत सारे नहीं, हैं, कंटेंट तो याद कर लो, मेनली नोटिफिकेशन। मेनली क्या होता है कि जो 6 महीने में अमेंडमेंट्स आती है ना, वो आती ही नोटिफिकेशन से है। तो वो हम्म। नोटिफिकेशन नंबर याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके अंदर प्रोविजन क्या है, कंटेंट क्या है, बस वो देखने की रिक्वायरमेंट है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। ये किसी की स्क्रीन शेयर हो गई है जी। स्क्रीन को प्लीज एक बार बंद कर दो। चलो जी, अगला डाउट है तान्या। यस सर। गुड मॉर्निंग जी तान्या। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, बोलो क्या डाउट है। सर, मुझे पीजीबीपी से डाउट था। हाँ जी। सेक्शन 44 ए बी। 44 AD या AB? ए बी। AD नो सर, ए बी। मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन या ऑडिट वाला? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सर। हाँ, मतलब 44 AD ना। हाँ सर, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। 44 ए बी में आपने लिखाया था कि 4 पॉइंट्स है जिसमें कंपलसरी बुक का ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है। नहीं नहीं, ये तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ। 44 AB तो ऑडिट वाला है, AD यस प्रिजम्पटिव सर। टैक्सेशन वाला है। तो डाउट आपको ऑडिट वाले में है? यस सर, ऑडिट वाले में। जी, अब बोलो। सर, उसमें आपने 4 पॉइंट्स लिखाया था क्लास में। हम्म। उसमें एक पॉइंट था कि इफ एसएससी इज कवर्ड बाय सेक्शन 44 एडी और 44 एडीए एंड एसएससी क्लेम्स इनकम लेस देन 8%, 6% और 50%, देन टोटल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन। तो सर, हम्म। इसका पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया था। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो आपने 44 AD और 44 AD में देखा होगा कि 44 AD में प्रिजम्पटिव स्कीम हमारी 8% और 6% होती है। और यस फोर्टी सर। फोर एडीए में गवर्नमेंट कहते हैं जितनी आपकी टर्नओवर होगी उसका 50% हम इनकम मान लेते हैं। ठीक है। यस सर। अब ध्यान सुना, कहना क्या चाह रहा हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो मेरे फादर ने ना 44 AD की स्कीम ली है, तो जो भी उनकी टर्नओवर है वो 8% इनकम मानते हैं। अब जो यस। 8% से इनकम निकल के आई ना, तो मेरे फादर कहते हैं जी ये 8% से ना इनकम मेरी ज्यादा निकल के आ रही है। अगर मैं एक्चुअल प्रोविजन फॉलो करता तो मेरी इनकम कम निकल के आती। मतलब मेरे फादर क्या क्लेम कर रहे हैं कि जो 8% और 6% से मेरी इनकम निकल के आ रही है वो ज्यादा निकल के आ रही है। अगर मैं नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करता तो मेरी इनकम कम निकल के आती। तो अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है मेरे फादर को कि अगर आप ये क्लेम करोगे ना तो आपको ऑडिट कराना और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है। तो 44 AB में ना यही लाइन लिखी हुई है कि अगर असेसी क्लेम करता है कि उसकी नॉर्मल इनकम जो है वो प्रिजम्पटिव स्कीम से कम है, तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाएगा फिर। इसका मतलब ये है। मतलब सर कि अगर मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाती हूँ हम्म। और उसके बाद अगर मैं क्लेम करती हूँ कि मेरा जो टोटल इनकम है वो 8% से भी कम है, जी। तब मुझे ऑडिट करवाना है, ऐसे नहीं ऑडिट करवाना पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं ऐसे तो 44 AD वालों को तो ऑडिट करवाना ही नहीं है, प्रिजम्पटिव वालों को। बट अगर आप हाँ, ये नहीं क्लेम करवाना। करते हो कि आपकी इनकम उस लिमिट से कम है, उस केस में फिर ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाएगा। यस सर। थैंक यू सर। सर, एक और डाउट था। हाँ जी। सेक्शन 48 का प्रोवाइजो 4 एंड 5 एक बार क्लियर कर दीजिएगा प्लीज। सेक्शन 48 का प्रोवाइजो 4 और 5। यस सर। 4 प्रोवाइजो तो कौन सा हमारा वो रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड वाला है? सर, एक सेकंड। 4 प्रोवाइजो तो मेरे ख्याल से वो होगा बॉन्ड्स और डिवेंचर्स वाले केस में इंडेक्सेशन नहीं मिलता। यस सर। हम्म। यस सर। हाँ तो और 5। 5 प्रोविजो के अंदर ये होगा कि जो हमारा रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड्स हैं उस केस में हम कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं। नहीं समझे, सही बात फिर से। यही कह रहे हो आप तान्या? यस सर। ठीक है। तो जो हमारा 4th प्रोविजो है ना, उसके अंदर तो ये लिखा हुआ कि जब भी आप बॉन्ड्स और डिवेंचर मार्केट में सेल करोगे, तो चाहे वो लॉन्ग टर्म ही क्यों ना हो, उस केस में हमें इंडेक्सेशन नहीं देना। इट मीन हमें नॉर्मल कैपिटल गेन निकालने हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया बॉन्ड्स का, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डिवेंचर्स का, और उसने बोला कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो नॉर्मली अपने कैपिटल गेन के अंदर क्या पड़ा होगा कि लॉन्ग टर्म वाले केस में इंडेक्सेशन दी जाती है। बट गवर्नमेंट कहती है इसकी एक प्रोविजो है कि बॉन्ड्स और डिवेंचर इन दोनों केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इवन इफ आपके गेन लॉन्ग टर्म ही क्यों ना हो। बट इसमें ना कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अगर वो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड होगा, ठीक है ना, या अगर यस सर। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड होंगे, तो इन दोनों केस में
अगर आप बेचोगे तो लॉन्ग टर्म वाले केस में इंडेक्सेशन दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे बस। यस सर, ये सेक्शन 4 में, और सेक्शन 5 में क्या है? वो तो फिफ्थ प्रोविजो जो है ना, याद करो आपने कैपिटल गेन में सेक्शन 48 की ना फर्स्ट प्रोविजो पढ़ी होगी कि जब भी कोई यस एनआर इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स में डीलिंग करता है तो हम कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में निकालते हैं। यस सर। और फॉरेन करेंसी में निकालने के लिए में भी अगर आपको ध्यान आ रहा हो, रूल 115A में कन्वर्जन रेट दिए होते हैं। यस सर। तो वही सेम जो है ना वो हमारा फिफ्थ प्रोविजो के अंदर है। मतलब जो वहां पे शेयर्स और डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं, इस केस में बॉन्ड्स की बात करते हैं। ओह ओके सर। ठीक है। यस सर। ओके जी तान्या। ओके सर। अगला मोहित राज। हेलो। हाँ जी मोहित। हाँ जी सर। सर एक वो अमेंडमेंट में डाउट है, जो आपने इनकम टैक्स की अमेंडमेंट डाली थी बोलो। सर, उसमें आपने जो फर्स्ट अमेंडमेंट डाली थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112A वाले और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1111A वाले में हम्म। सरचार्ज 25% और 37% के रेट से नहीं लगेगा। जी। तो सर उसमें जैसे एक एग्जांपल आपने दिया था कि हमारे अदर इनकम 3 करोड़ की है, हम्म। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 55 लाख के, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 54 लाख के। हम्म। तो सर इसमें अदर इनकम पे तो 25% के रेट से ही लगेगा। हाँ, अदर इनकम में 25% के रेट से लगेगा और बाकी दोनों इनकम जो है उस पे 15% के रेट से लगेगा। बट सर हम दोनों इनकम को इंडिविजुअली नहीं देखेंगे सर चार्ज के रेट जब अप्लाई करेंगे तो? नहीं 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 नहीं, मतलब इनकम तो 1 करोड़ से ऊपर हो गई ना। अच्छा। इनकम तो हमारी मतलब इंडिविजुअल ऐसा नहीं है कि अलग अलग इनकम चेक करेंगे। गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर तुम्हारी टोटल इनकम इन दोनों को छोड़ के आपकी 2 करोड़ से ऊपर है तो उस इनकम पे तो लगा दो 25% सरचार्ज। ठीक है। और बाकी जो इनकम होगी उस पर 15% तक लगेगा मैक्सिमम बस। अच्छा, क्योंकि सर अगर जैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को मिला के अगर 1 करोड़ से भी कम आ रहा है तो फिर सर उस पे तो फिर 10% लगेगा ना? हाँ, फिर उस पर 10% लगेगा। ठीक है सर। ठीक और है सर मोहन। एक कस्ट हाँ जी सर, हाँ जी। बोलो। सर एक कस्टम में डाउट था सर। हम्म। वैसे तो मैंने सर वो ड्यूटी ड्रॉबैक जो आपने कराया था वो मैंने देखा था। हम्म। उसके बाद सर ये ना हमारे मॉड्यूल में एक फॉर्म दिया हुआ है उसका R1, तो सर वो भी याद करना है हमें या नहीं करना? नहीं नहीं, कस्टम में फॉर्म नंबर आपको याद नहीं करने। दो तीन टोटल मिला के 2-3 फॉर्म नंबर हैं, वो मैं आपको रिवीजन क्लास के अंदर ही बता दूंगा कि कौन कौन से फॉर्म नंबर है, बस वो याद करने हैं। ओके सर। सर एक और डाउट था। हम्म। सर वो कैपिटल गेन में सेक्शन 50C एक बार समझा दो सर, वो क्लियर नहीं हुआ। 50C ना ये बात कहता है कि अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है आपके सेल प्राइस के 105% से ज्यादा है, फिर तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस लोगे, नहीं तो फिर जो आपका एक्चुअल सेल प्राइस होगा ना उसी को बेस बना के आप कैपिटल गेन निकाल दो। एग्जाम्पल मैं सिंपल सा देता हूँ, जैसे मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बिल्डिंग बेची है 1 लाख की और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,10,000 है। तो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,10,000 है तो 105% से ज्यादा हो गई, क्योंकि अगर मैं 1 लाख का 105 निकालूंगा तो 1,05,000 आएगा, जबकि मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,10,000 है। तो मेरी अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105% से ज्यादा है उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस बन जाएगा, नहीं तो फिर मेरा एक्चुअल सेल प्राइस बन जाएगा। मान लो इस क्वेश्चन में अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,10,000 की बजाय 1,02,000 दी होती तो मेरा सेल प्राइस 1 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी 1,02,000 है, तो 105% से कम है ना, तो फिर मेरा कैपिटल गेन में सेल प्राइस 1 लाख बनता है, 1,02,000 नहीं बनता। ठीक है। और दूसरा पॉइंट 50C में ये है, कई बार स्टैम्प ड्यूटी ना हमें 2 दिन की दी होती है, एग्रीमेंट के दिन की हमें अलग दी होती है, रजिस्ट्रेशन के दिन की हमें अलग दी होती है। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको एग्रीमेंट के दिन की लेनी है, बट एग्रीमेंट के दिन की तब लेना अगर बायर ने कुछ पैसा एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले पे कर दिया हो, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, या वही ऑनलाइन मोड जो भी मैंने अमेंडमेंट क्लास के अंदर बताए हैं। तो अगर ऐसे पेमेंट कर दी है फिर तो एग्रीमेंट के दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना, नहीं तो फिर जो रजिस्ट्रेशन के दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी उसको बेस बनाकर तुम अपना कैपिटल गेन निकाल दोगे। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके मोहित। और सर कैसे हो? अगला क्वेश्चन निकिता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैंने चैट बॉक्स में डाला है 2 क्वेश्चन पहले तो। अच्छा, इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस के हैं। यस सर। Tara paid a sum of 5,000 USD to Zara, a management consultancy practicing in USA, specialized in project financing. The payment was made 2,000 USD in USA, 3,000 USD in India, of which 1,000 USD was remitted to USA.
द कंसल्टेंसी सर्विस इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट इन इंडिया, द अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ जारा इन इंडिया शेल बी। तो इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया बन जाएगी, तो वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें 5,000 USD है आंसर में, नील नहीं है। हाँ, नील नहीं होगा ना, पूरा टैक्सेबल होगा, मैं कह रहा हूँ फुल। फुल ही हो जाएगा सर, कैसे? क्योंकि इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया है ना, क्योंकि जो सर्विस दी जा रही है वो तो इंडिया में जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड दी जा रही है ना। अच्छा, तो सेक्शन 9 ये बात कहता है कि अगर कोई सर्विस इंडिया से रिलेटेड दी जाएगी, दैट इज इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया, तो उस केस में फुली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन आपने बोला है, थॉमस ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोरो मनी फ्रॉम वेरियस कंपनी इन ऑस्ट्रेलिया फॉर डूइंग बिजनेस इन इंडिया बाय नेम ऑफ ANS कंपनी लिमिटेड मुंबई। थॉमस incorporation paid interest 500 lakh converted to various lender, the amount of interest paid आगे क्या है, बस इतना ही है। हैज अप्रूव्ड, हाँ सर। तो उसमें बस आपको ये बताना है कितना टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। मतलब कहाँ पे अप्रूव्ड होगा, इंडिया में होगा या इंडिया में नहीं होगा या exempt? इंडिया में अप्रूव किया मान लिया जाएगा। ठीक है सर। और सर है ना, कैपिटल गेन में मेरे को 54F समझना था। 54F 54F में तो ये है कि अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म, जैसे आपने ना 54 की सीरीज की होगी, तो 54 की सीरीज जो है उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो हमारा 54F अलग कर दो, 54GB ये भी अलग कर दो, और बाकी जो प्रोविजन है वो सारे अलग कर दो। आपने 54 की सीरीज के अंदर ये पढ़ा होगा कि जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, उस कैपिटल गेन को अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाते हैं। जैसे 54 के अंदर लिखा हुआ है कि आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, घर सेल करोगे तो घर परचेज करोगे तो 54 में एग्जम्प्ट हो जाएगा। जबकि 54F में क्या लिखा हुआ है, 54F में लिखा हुआ है कि आपने अगर नेट सेल कंसीडरेशन अगर इन्वेस्ट किया ना, तब जाके कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मान लो मैंने 100 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेची, उस 100 लाख की प्रॉपर्टी को बेचने में 5 लाख रुपए मैंने कमीशन दी है, तो मेरा नेट सेल प्राइस कितना हो गया, 95 लाख। और मान लो उसकी कॉस्ट मेरी थी 45 लाख, तो अगर 95 में से मैं 45 माइनस करूंगा तो मेरा 50 लाख रुपए कैपिटल गेन आएगा। अब 54 के बाकी सेक्शन कहते हैं कि 50 लाख रुपए लगाओगे तो 50 लाख एग्जम्प्ट हो जाएंगे। वो ये कहते हैं भाई कैपिटल गेन लगाओ, कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो गए। बट 54F ये बात कहता है कि अगर 95 लाख लगाओगे ना, तब 50 लाख एग्जम्प्ट होंगे। इट मींस आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो कैपिटल गेन की नहीं करनी, वो करनी है नेट सेल कंसीडरेशन की। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ किया 60 लाख। अब अगर 60 लाख इन्वेस्टमेंट की है तो कैपिटल गेन कितना एग्जम्प्ट होगा, तो वो हमें प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा। अब प्रोपोर्शनेट कैसे निकालेंगे कि अगर मैं 95 लाख लगाता तो मेरे 50 लाख एग्जम्प्ट होते, ठीक है, तो 60 लाख लगाने पर कितने एग्जम्प्ट होंगे, उसके बेस पे आप प्रोपोर्शनेट निकाल लो। तो जो प्रोपोर्शनेट आएगा उतना कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। और सर 54 EC के अंदर यही है कि आपको 6 महीने के अंदर बॉन्ड्स परचेज करने हैं। वहां पे दो कंपनी दी हुई है, NHAI और RECL। अगर आप इन दोनों कंपनी के बॉन्ड्स परचेज कर लेते हो 6 महीने के अंदर, तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। बट मैक्सिमम एग्जम्पशन जो मिलेगी 50 लाख तक की मिलेगी, उससे ऊपर की नहीं मिलेगी। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है कि उसने इस साल बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की 45 लाख की, अगले साल बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर दी फिर 45 लाख की, तो बच्चा ये सोचता है कि 50 लाख से कम है, तो बच्चा कहता है पूरे 90 लाख एग्जम्प्ट है। जबकि 54 EC में जो एग्जम्पशन की लिमिट है ना, एग्रीगेट मिला के 50 लाख है। मतलब 50 लाख से ऊपर की एग्जम्पशन मिल ही नहीं सकती, ठीक है जी। और वो भी तब मिलेगी अगर विद इन 6 मंथ आपने उन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो सर विद इन 6 मंथ हम लोग को 50 लाख का मिलेगा। तो मतलब 6 महीना में हम लोग ने है ना 45 किया, फिर 6 महीना में 45 किया, तो ऐसे कर ही सकते ना 6 महीना में। नहीं, अगले 6 महीने के बाद तो मिलेगा ही नहीं ना। 6 महीने के बाद नहीं मिलेगा, 6 महीने तक की तो इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये वाला नहीं समझ में आया। मेरा मतलब यह है कि मान लो आज आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, तो उस प्रॉपर्टी बेचने के 6 महीने के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अब 6 महीने के अंदर आप अपनी तरफ से जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट करो, बट एग्जम्पशन मिलेगी 50 लाख तक। अब 6 महीने के बाद अगर इन्वेस्टमेंट करोगे फिर तो एग्जम्पशन मिलेगी नहीं वैसे ही आपको, ठीक है जी। ठीक है। और सर अपने अपने कस्टम में ना वीडियो डाला था ना, कस्टम 1 क्लास 1,
तो सर उसमें आपने बेसिक ड्यूटी के साथ आईजीएसटी का नाम लिया था सर, जैसे काउंटर वेयरिंग ड्यूटी में आपने बोला था ये सब वो समझ में, बेसिक कस्टम ड्यूटी के साथ आईजीएसटी क्यों बोला आपने? आईजीएसटी इसलिए बोला ना क्योंकि इम्पोर्ट तो आपकी इंटर स्टेट है ना, तो इंटर स्टेट में तो आईजीएसटी ही लगेगा। अच्छा, इसीलिए। हाँ जी। और सर आपने जो फॉर्म जीएसटी का डाला है उसमें ओनली प्रोफेशनल करके भी है ना आपने लिस्ट डाला है, तो वो खाली प्रोफेशनल के लिए है ना, जो ना लिखा हुआ है वो हम लोग को नहीं करना है ना, जैसे चैप्टर 5, 6, 7 ये सब बहुत सारा ओनली प्रोफेशनल लिखा है। हाँ हाँ, जो सिर्फ प्रोफेशनल के लिए लिखा है वो सिर्फ प्रोफेशनल के लिए है। ठीक, थैंक यू सर। ओके जी, अगला डाउट आकृति। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मुझे कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, तो मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करूँ? हाँ बोलो। एक सेकंड सर, स्क्रीन प्रेजेंट करूँ। सर क्वेश्चन नंबर 36। एक सेकेंड, अभी आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। Any transfer in a demerger of a capital asset being a shares or shares held in an Indian company by a demerged foreign company to resulting foreign company if the shareholder holding not less than 75% आएगा। 75% मतलब किस हिस्से लेते हैं सर हम लोग? शेयर्स की वैल्यू जो होती है आपकी, ये कहना चाह रहे हैं जो डीमर्जर होता है ना कभी भी, तो डीमर्जर में ना कंडीशंस होती हैं। अब डीमर्जर में कंडीशन ये होती है कि जो 75% जो शेयर हैं उसकी वैल्यू जो है वो आपकी रिजल्टिंग कंपनी में ट्रांसफर होनी चाहिए, तब जाके कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होते हैं, अदरवाइज वो एग्जम्प्ट नहीं होते। एटलीस्ट 75% ट्रांसफर होने के कम से कम यस, उससे ऊपर हो सकता है बट कम से कम 75 तो होना चाहिए। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। यस। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऑन 15 नवंबर 19 मोहन सोल्ड 100 ग्राम ऑफ गोल्ड, द सेल कंसिडरेशन विच वाज 6 लाख, एक्वायर किया है 98 को 1,64,000 का, एफएमवी है उसकी 2,64,000 की, द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, तो वो 6 लाख आपका सेल प्राइस है, उसमें कोस्ट आप यहाँ पे ले लोगे विच एवर इज हायर, तो 2,64,000 कोस्ट बनेगी। तो 2,64,000 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई 1920 का जो आपका इंडेक्स रेट होगा, तो 1920 का इंडेक्स रेट हमारा 289 है, तो 2,64,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 289 है ना हमारा। यस सर, 289। 289 तो हमारा आ गया 7,62,960। तो अगर मैं इसको 6 लाख में से माइनस करता हूँ तो 1,62,960 रुपए का लॉस आएगा। लॉस या प्रॉफिट? नहीं, लॉस आएगा ना, क्योंकि हमारी कॉस्ट ज्यादा बन गई ना। अच्छा अच्छा, हमारी कॉस्ट ज्यादा हो गई ना, तो अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा हो गई तो फिर हमारा लॉस तो आएगा। और सर क्वेश्चन 58 यस सर। 58 में है, कन्वर्ट इस प्लॉट ऑफ लैंड जुलाई 14 फॉर 8 लाख इंटू स्टॉक इन ट्रेड 2016 में, और उसकी एफएमवी 1190 है और उसको बेचा है 1225 का, तो हमें क्या निकालना है, हमें कैपिटल गेन निकालना है ना। हाँ, तो सेल प्राइस तो हमारा बन जाएगा 11,90,000, ठीक है जी, और उसके बाद कोस्ट हमारी उसने दी है 8 लाख, तो अगर 8 लाख हमारी कोस्ट है और 2014-15 का रेट हमारा दिया हुआ है इसने 240, तो 8 लाख डिवाइड बाय 240 मल्टीप्लाई कन्वर्ट हमने किया स्टॉक इन ट्रेड में 31 मार्च 16, मतलब प्रीवियस ईयर 15-16, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 254 से, तो ये मेरा आ गया 8,47,000। तो अगर 8,47,000 को अगर मैं माइनस करता हूं 1190 से, 1190 माइनस में 8,47,000, तो 3,43,000 आएगा इसका आंसर। 3 लाख में ऑप्शन नहीं है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडेक्स रेट ना पुराना ले लिया है। हाँ ये मेरा ही है। हाँ, गलत किया हुआ है, इंडेक्स रेट आपको 14-15 का लेना है, क्योंकि परचेज आपकी जुलाई 14 में है ना। हाँ, तो 14-15 का आएगा। क्वेश्चन
नंबर सर अदर सोर्सेज में है हम्म क्वेश्चन 26। यहाँ पे अभी शो नहीं हुआ मेरे पास। अच्छा सर मैंने इसका यहाँ ना वही अभी आ रही है स्क्रीन। एक सेकंड। बाकी बच्चों को भी क्वेश्चन दिख रहे हैं? अब हो रहा है सेक्शन हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहे हो आप? 26। 26। X Limited reduce its share capital and for the distributed to its shareholder an amount of rupees 55 lakh. The company possess accumulated 35 lakh. हाँ, तो डिविडेंड तो 35 लाख का बनेगा, इसमें कुछ भी नहीं है। सर जो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है उसी को हम डिविडेंड मानकर चलते हाँ, हैं। उसी को नहीं मानते, वहां तक मानते हैं, वहां तक मानते हैं। अगर यहाँ पे होता ना कि उसने कैपिटल जो रिड्यूस की है वो 25 लाख की है, तो फिर हमारा आंसर 25 लाख आ जाता। अच्छा मतलब जितने हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं वहां तक का डिविडेंड बनेगा। तो अगर उससे ज्यादा है तो वहां तक मैक्सिमम बनेगा, अगर उससे कम है तो फिर जितना कम होगा वो बनेगा। ओके सर। और सर एक डाउट है, जैसे सर जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उनकी जो सैलरी इनकम होती है वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। हाँ जी, अगर क्वेश्चन में सिर्फ हमें डायरेक्टर गिवन है तो हम उस केस में क्या कंसीडर करेंगे? देखो अगर सिर्फ डायरेक्टर गिवन है ना तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आपको सैलरी हेड में टैक्सेबल करके आना है, सैलरी हेड में। क्योंकि डायरेक्टर नॉर्मली कंपनी के एम्प्लॉयज भी होते हैं, ठीक है। बट हाँ, अगर मैं वैसे बात करूं, अगर एजम्पशन ले लूं कि वो मेरा एम्प्लॉय नहीं है तो उसकी इनकम अदर सोर्स में भी जा सकती है। फिर अच्छा वो डिपेंड और करता है आपके एग्जम्पशन के ऊपर। ओके सर। और सर जो कैमल रिस्क जो होते हैं वो हमेशा पीजीबीपी में ही हम करेंगे? क्या चीज है? कैमल रेस से अगर हमें इनकम होती है। कैमल रेस से? हाँ। हाँ, अगर वो हमारा बिजनेस पीजीपी के अंदर ही जाएगा। और अगर सर जो ऑप्शन में पीजीबीपी गिवन नहीं है तो हम अदर सोर्स फिर कर अदर सकते हैं? फिर अदर सोर्स की इनकम आ जाएगी। ओके सर। ठीक है जी, और भी डाउट है? क्वेश्चन 62। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है? वो 70,000 का दोस्त ने कौन सा 62 64 ना? 22 सर। अरे 62, ओके। तो सोहन रिसीव ए शेयर 60,000 फ्रॉम हिज कजन ग्रैंडफादर ब्रदर ऑफ हिज ग्रैंडफादर। तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा इसमें तो, क्योंकि वो हमारे रिलेटिव में कवर नहीं है। हाँ सर यही डाउट है। हाँ रिलेटिव सर में कवर नहीं है। ओके सर थैंक यू। ओके जी, चलो जी, अगला फिर है आदेश। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर चैट बॉक्स में डाल रहा मैं क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ जी, हाँ सर, डाल दे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आपने डाला है फाइंड आउट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ हुज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज पार्टली इन इंडिया एंड द करता स्टे इन इंडिया फॉर 750 days फॉर ड्यूरिंग 7 year प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर एंड इज रेजिडेंट इन लास्ट 4 year प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो एचयूएफ तो आरओआर बन जाएगी आदेश। हाँ सर, तो इसके जो ऑप्शन है ना, तो उस ऑप्शन में करेक्ट आंसर रेसिडेंट दिया है। मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे अपन एचयूएफ के लिए जैसे रेसिडेंट बन गए तो आगे भी चेक करते हैं ना अपन सर। हाँ, देखो अगर ऑप्शन में ना हमें आरओआर नहीं दिया हुआ तो हम यही मानेंगे कि हाँ, रेजिडेंट का मतलब ही आरओआर है। और इसमें सर एनओआर भी दिया है सर। मैं वही बता रहा हूं, देखो रेजिडेंट को ना आरओआर और रेजिडेंट इन दोनों को हम सेम कैटेगरी मानते हैं। हाँ अगर सर। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उसने बोला हुआ है आरओआर आरएनओआर फिर तो आंसर आरओआर आएगा। अगर क्वेश्चन में हाँ सर। स्पेसिफिकली बोला है रेजिडेंट और आरएनओआर तो रेजिडेंट को ही हाँ, आरओआर मान के ना तो रेजिडेंट वाला आंसर आएगा फिर। ठीक है सर। सर और एक डाउट था, हाँ जी, सेक्शन 10(10) लीव एनकैशमेंट वाला, उसमें का जो फोर्थ पॉइंट है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, अर्न लीव सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 month एवरेज सैलरी, तो ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया सर। इसका मतलब ये है कि अर्न लीव सैलरी का मतलब ये होता है कि जितनी आपकी एक्चुअल ईमानदारी है उसका जो पैसा बनेगा। हाँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो आपको 900 छुट्टियां मिली हैं टोटल। हाँ। अब 900 में से आपने मान लो 600 छुट्टियां ले ली, हाँ। तो 300 छुट्टियां आपने नहीं ली। हाँ सर। अब उस 300 छुट्टियों को मंथ में कन्वर्ट करो,
हाँ सर। तो 300 डिवाइड बाय 30 10 महीने आ गए। हाँ अब जो ये 10 महीने है ना, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, इसको ऑन लीव सैलरी बोलते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो उस बस 10 महीने को मल्टीप्लाई कर दोगे पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी से। ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर, 1 मिनट आपके पास टाइम है? सिर्फ 1 मिनट। बोलो। सर मम्मा को आपसे कुछ बात करनी, सिर्फ सर 1 मिनट सर। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर। हेलो आंटी, नमस्ते जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हाँ सर, आप को आशीर्वाद देना था और आप इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। बस मेरा आदेश ये के तरफ थोड़ा सा मतलब और उनको अच्छा आप ट्रीट कर दीजिए, तो मुझे बहुत इच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी सीएस बन जाए। मैं आप जो जो आप बोलोगे आंटी जी वो कर सकता हूँ। बोलो, क्या बोलूँ, आप बताओ। नहीं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन और बच्चों को और क्लियर, एकदम अच्छा, एकदम सिंपल इसमें आप समझाएंगे ना, आप तो बहुत अच्छा समझाते, तो उनको और इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं चलो और इससे अच्छी कोशिश करूंगा जी। हाँ सर, नहीं आप बहुत अच्छा समझाते। टैक्स का जो समझाते हैं ना, वो तो बहुत ही अच्छा समझाते हैं सर। ठीक है, ठीक है, मैं जब कोशिश वो करूँ। स्टडी कर हाँ हाँ हाँ, मैं, जब वो स्टडी करता है ना, हाँ तब जी, हम हाँ। भी उसके साथ थोड़ी देर बैठते हैं। आपका मुझे भी बहुत अच्छे से समझ में आता है आप जब पढ़ाते हैं तब। तो मेरे को लग रहा है आप भी साथ में सीएस बन जाओगे आंटी फिर। जी नहीं, जी नहीं सर। और जो आप उनको बोलते हैं ना नालायक को, वो तो बहुत सही बोलते हैं आप। मैं आंटी आपको नहीं बोलता, वो बच्चों को बोलता हूँ। बच्चों को ही, हाँ हाँ, क्योंकि हम नहीं बोल पाते ना, आपका तो भी सुनते हैं वो फिर। चलो बढ़िया आंटी, पूरी कोशिश करूंगा और इम्प्रूवमेंट हाँ करने की, कोई दिक्कत नहीं ओके है। सर, मैंने आपका 1 मिनट लिया ना, नहीं लेकिन नहीं, लेबर लॉ और टैक्स का वो आप बहुत ही अच्छा समझाते सर, क्योंकि मेरे जो फादर मैं है तो वो लेबर मैं कमिश्नर, रिटायर्ड लेबर कमिश्नर है ना। अच्छा अच्छा, मैं तो सिर्फ हाँ टैक्स पढ़ाता हूँ आंटी जी, लेबर लो नहीं हाँ, पढ़ाता। नहीं नहीं, मुझे उसका भी बहुत शौक है, लेबर अच्छा का। अच्छा अच्छा, ठीक है आंटी जी, ठीक है। हाँ अपना बस ओके सर। अपना आशीर्वाद बनाए आप रखना आंटी जी। हाँ, आपको तो फुल आशीर्वाद है सर, आप बहुत ही बढ़िया पढ़ाते। हाँ थैंक यू सो मच आंटी। ओके। और थैंक यू आदेश जी। पे थोड़ा ध्यान दीजिए बस, हाँ हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये सभी बच्चों पे। थैंक यू जी, थैंक यू। बिल्कुल जी। ओके सर, ओके जी। बाय। थैंक यू सर। ओके जी, गॉड ब्लेस यू आदेश। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो जी, अगला क्वेश्चन फिर कुमारी सत्यम। कुमारी सत्यम, आपका नाम यहाँ पे है। अपनी ऑडियो वहां से ना अनम्यूट कर लो। गुड मॉर्निंग जी। मेरी आपकी ना आवाज कट रही है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, क्या? आपकी ना आवाज कट के आ रही है। ऐसा करो, आप ना चैट बॉक्स में अपना डाउट डाल दो एक बार। ओके सर। ठीक है, मैं उसको पढ़ के फिर आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके जी। चलो, और किसी का डाउट जी, क्योंकि यहाँ पे जिन जिन बच्चों के नाम थे वो नाम यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अगर किसी सर का अभी भी डाउट है तो बताओ जी। सर मेरा एक डाउट था। हाँ जी, बोलो। सर एक एमसीक्यू है आरएस का। हाँ जी, बोलो। इनकम विच एक्रू आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ, सर ऑप्शन दिए वाले, रेसिडेंट, बोथ ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड एनओआर एंड नॉन रेसिडेंट। हाँ, तो सर बोथ, इसका आंसर आ रहा है डी। बोथ के हाथ में होगा। बोथ के इसमें होगा ना सर? हाँ, आर और RNOR दोनों में। ठीक है, ओके सर, थैंक्स। ओके जी। सत्यम कुमारी ने लिखा है, सर मुझे ROI फाइल ऑन टाइम नहीं हुआ तो के प्रोविजन ये समझना है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप रिटर्न अगर सही टाइम पर फाइल नहीं हुई तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, ये पूछना चाह रहे हो। चलो मैं बोलता हूँ। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये होगा कि सेक्शन 234A में आपका इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। ठीक है। हाँ जी। ये आने से करके जो है सर, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं। क्या आए हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल।
सर मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर टाइम पर फाइल नहीं होता है ROI, हाँ तो सर उसमें जो लेट फाइलिंग करने की जो डेट होते हैं सर हमारे पास, वो अप टू द एंड ऑफ द असेसमेंट के 31st को जो होते हैं असेसमेंट होता है जो है सर, तो वो सर जो मार्च जो दिया है सर, वो क्या चेंज हो गए हैं? नहीं नहीं, वो चेंज जो हुए हैं वो तो सिर्फ इस बार के लिए कोई नोटिफिकेशन है ना, वो एग्जाम के लिए नहीं करना आपको। चेंजेस तो ऐसे हर बार आते हैं, ठीक है ना। ड्यू डेट तो हर सर बार, वो सितंबर देखो सितंबर डेट हो चुकी है, बट वो इस बार के पेंडेमिक के लिए गवर्नमेंट ने की है, वो एग्जाम के लिए नहीं है। ऐसे तो फिर काफी सारी ड्यू डेट चेंज होती रहती है ना, तो जितनी भी ड्यू डेट चेंज होंगी वो कभी एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं होती। ठीक है, 31 मार्च है। हाँ हाँ, आपके एग्जाम के लिए 31 मार्च ही है। जब तक एक्ट में चेंज नहीं आएगा ना, तब तक वो एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सटेंशन तो चलती रहती हैं। क्वेश्चन है सर यहाँ पे, आपकी आवाज बहुत कट रही है। हेलो, आप ना अपना क्वेश्चन एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में। मैं एक बार दोबारा से फिर उसको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। एक बच्चे का डाउट और आया है, अलीशान का। चैट बॉक्स में क्वेश्चन है जी, एक बार आप भी पढ़ लो जो जो बच्चे हैं। क्वेश्चन ये है, राम कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट ओन ए कैपिटल एसेट ऑफ 2 लाख and half of the income from such asset is utilized for charitable purpose. The asset was sold for 3,50,000 and from the sale proceed the trust brought another asset 2,90,000. 2,90,000 amount of capital gain deemed to be have been applied for the charitable purpose is. हाँ, तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितनी है? उसने बेची है 3.5 लाख की, और कहाँ पे है? एसेट वाज सोल्ड 3,50,000 एंड फ्रॉम द सेल प्रोसीड द ट्रस्ट ब्रॉट अनदर एसेट 2,90,000। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट हमारी 2,90,000 है और कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट हमारी 2 लाख की है, तो 90,000 हमारे यहाँ पे निकल के आ गया। अब इस 90,000 में उसने क्या बोला है कि उसने हाफ ऑफ द इनकम जो है वो यूटिलाइज की है। तो हाफ ऑफ द अगर इनकम यूज की है तो उसमें सेल प्राइस हमारा आ रहा है 3.5 और कैपिटल गेन यहाँ पे आ रहा है, तो 45,000 पे यहाँ पे कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा। अलीशान कहाँ गया बच्चा? हेलो, हाँ जी, सर? हाँ जी। द एसेट वाज सोल्ड 350 सर, उसको नहीं देखेंगे? हाँ जी सर, जो इसमें एसेट वाज सोल्ड 3,50,000 था सर, उसको नहीं देखेंगे? नहीं, वो 350 तो उसका जो सेल प्राइस था, तो उससे तो हमारा कैपिटल गेन निकल के आएगा ना। जी सर, तो उस हिसाब से तो 1.5 लाख रुपया कैपिटल गेन आ गया सर। हाँ, तो 1.5 लाख कैपिटल गेन आ गया ना, तो बट उसने बोला कि उसने हाफ अप्लाई की है। जी सर, 75,000 उसके हिसाब से हो गया। नहीं नहीं, को तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट 290 है, कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट 2 लाख है, तो 90,000 आ गया ना ये। जी सर, तो 90,000 का हाफ कितना हो गया? 45,000। तो मैक्सिमम तो 45 ही एग्जाम्प्ट हो सकता है बस। यस सर, ठीक, ओके सर, थैंक यू। ओके जी। आकांक्षा कह रही है सर बायबैक। आकांक्षा, बायबैक में क्या डाउट है आपको? सर इसमें रेट्स में कंफ्यूजन होता है कि कब कौन सा लगता है। नहीं, अनलिस्टेड वाले में तो अब तो बायबैक में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है अब ना। अब तो बायबैक चाहे लिस्टेड का हो चाहे अनलिस्टेड का हो, अब दोनों ही केस में कंपनी उस पर सीडीटी काटेगी, मतलब कंपनी उस पर टैक्स काटेगी। 20% रेट हमारा है, प्लस में अपना सेस लग जाएगा साथ में, बस 4%। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले लिस्टेड वाले। सर वो 34, क्या चीज? सर वो 34 पॉइंट कुछ था, वो वो तो कब लगता है नहीं नहीं CDT का नहीं, रेट? वो तो 222E का डिविडेंड हो तब लगता है, जब वो प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन देती है,
ये बायबैक का कॉन्सेप्ट तो अलग है, जो आप पूछ रहे हो 34.944 वो तो डीम डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट है। ओके सर। ठीक है, ओके जी। सर हाँ जी, सर मुझे एक सर डाउट है। मैं भी चैट बॉक्स हाँ मैं एक बार चैट बॉक्स देख लेता हूँ जी। हाँ जी आकृति बोलो। सर फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने शेयर परचेज करे एक्स लिमिटेड के फॉर ₹4 लाख। उन शेयर्स पे हमें बोनस रिसीव हुआ 1:1 हम्म in April 2019. In January 2020, we sold that share and the shares are listed on a recognized stock exchange, हम्म and sale is rupees 8 lakh and FMB is rupees 3,50,000. तो इस केस में कैपिटल गेन कितने टैक्सेबल होंगे? एक बार दोबारा बोलना, अपना क्वेश्चन क्या बोला? सर शेयर परचेज करे ₹4 लाख के ठीक है। ऑन अप्रैल 2019 को, सॉरी अप्रैल 2019 को हमें इस पे बोनस मिला 1:1 का, ठीक है। और जो हमारे शेयर्स हैं वो लिस्टेड हैं हम्म और उसका सेल प्राइस जो है ₹8 लाख और FMB जो है ₹3,50,000। हम्म तो जो कैपिटल गेन होंगे वो कैसे कैलकुलेट करें? तो 8 लाख में से 4 लाख माइनस कर देंगे, बोनस की कॉस्ट तो नील बन जाएगी। बोनस चार की सर नील, बोनस के नील आते हैं ना कुछ। हाँ, बोनस की कॉस्ट नील आएगी तो 4 लाख कैपिटल गेन आएगा। अच्छा, मतलब सिर्फ जो हमारे ओरिजिनल शेयर्स है उनका कैलकुलेट करें? नहीं नहीं नहीं, ओरिजिनल का तो नील ही बन जाएगा ना, 8 लाख सेल प्राइस दोनों का है ना, हाँ तो 4 लाख दोनों का हो गया। हाँ। तो वो 4 लाख सेल प्राइस, उसकी 4 लाख की कॉस्ट है, तो ये तो कैपिटल गेन नील आ गया। अच्छा वो अच्छा बोनस की जो बेचे 4 लाख के, बोनस की कॉस्ट बनेगी नील, तो 4 माइनस में नील, पूरा 4 लाख रुपए कैपिटल गेन बोनस वाला आ गया। अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा समझ गई। ठीक है कृति, आपका डाउट मेरे पास ये आया है। श्रीकांत फाइल्ड हिज रिटर्न फॉर इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 1920 on 5th June 19, declaring total income of 7,40,000. What is the maximum time limit which notice is served under section 143(2) on the assessee? तो जो असेसमेंट ईयर का एंड है उसे 6 महीने आप लगा लो, तो इट मीन 30 सितंबर 20 जो होगी ना, इसकी लास्ट डेट बनेगी 143(2) की। ठीक है, उसके बाद आपने बोला है सर जीएसटी फॉर्म नंबर कहाँ मिलेंगे एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पर, मुझे नहीं मिल रहे। जीएसटी के फॉर्म नंबर जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर है, जो 100 पेज की समरी मैंने डाली है उसके अंदर जीएसटी के फॉर्म नंबर भी हैं, उसके अंदर आप देख सकते हो जी। ओके सर। और आपने एक और डाउट बोला कि रिटर्न फाइल करने की डेट एक बार बता दो। रिटर्न फाइल करने की डेट हमारी वही है, 31 जुलाई है और 30 सितंबर है। जैसे इस बार डेट एक्सटेंड हो गई है 30 नवंबर, बट वो 30 नवंबर एग्जाम के लिए नहीं है, तो आपको 30 सितंबर और 31 जुलाई ही डेट प्रेजेंट करके आनी है। ठीक है जी। सर एक लास्ट एमसीक्यू है। हाँ जी, सर मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ सर, एक मिनट प्लीज। सर ये 45 नंबर का एमसीक्यू है। इसको स्क्रीन को सीधा करो यार, मैं चलो एक बार पढ़ लेता हूँ। इनकम थोड़ा जूम करना एक बार, क्लियर नहीं आ रही पिक्चर। सर अब ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही पढ़ लेता हूं मैं। इनकम विच एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया बट रिसीव इन इंडिया। हाँ, तो अगर इंडिया में रिसीव है तो एनी ऑफ द अबव आ जाएगा, किसी के हाथ में भी टैक्सेबल हो जाएगी। नहीं सर, ये 45 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, इनकम विच एक्रू आउटसाइड इंडिया। अच्छा, इनकम विच एक्रू आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल आउटसाइड इंडिया फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल। तो टैक्सेबल रेजिडेंट इन केस ऑफ ए और बी, सिर्फ दोनों सर के इस हाथ केस में बी आएगा इसका आंसर। सर, बट इसका बी आएगा ना? हाँ। नहीं सर, इन और कैसे आएगा? अगर कंट्रोल इंडिया में नहीं होगा तो उसका नहीं, कंट्रोल तो इंडिया में है ना, क्वेश्चन में लिखा तो है कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अरे हाँ सर, मेरी गलती हो गई, सॉरी सर, नालायक, कंफ्यूज हो गया, सॉरी सर भाई। ठीक है, Thanks. चलो जी। हो
ये क्वेश्चन क्या भेजा आपने? मिस्टर एक्स परचेज, तान्या ने क्वेश्चन भेजा, लिस्टेड सिक्योरिटी परचेज की है 25 जुलाई 18 को 12 लाख की, लिस्टेड सिक्योरिटी बेची है 5 जून 19 को 15 लाख की। तो ये तो आपने शॉर्ट टर्म बेच दिया ना, तो इस केस में तो कैपिटल गेन आपके शॉर्ट टर्म आएंगे 3 लाख रुपए के बस, क्योंकि 12 महीने से आपने पहले बेच दिए, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएंगे 111A के, जो 15% से टैक्सेबल होंगे। सर 111A में तो सिर्फ 3 एसेट्स आते हैं ना, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इक्विटी शेयर एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। देखो अगर कुछ भी नहीं कहा तो लिस्टेड सिक्योरिटी को ऑलवेज हम एज्यूम करेंगे वो 111A वाली हैं, क्योंकि जो 111A में तीनों एसेट्स हैं वो लिस्टेड ही तो होती हैं। यस ठीक है, तो अगर कुछ भी नहीं कहा तो ऑलवेज एज्यूम करके चलोगे। और उसने पहली बात एसटीडी पेड बोल दिया ना, तो एसटीडी पेड का मतलब ये है कि वो 111A की ही बात करना चाह रहा है। ओके सर। ठीक है, यस। राम अवतार ने क्वेश्चन भेजा है, मिस्टर एक्स परचेज इन अक्टूबर 19 ए फ्लैट इन चेन्नई टू बी यूज फॉर हिज ओन रेजिडेंशियल पर्पस विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम पीएनबी, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन सच लोन अलाउड अंडर सेक्शन 24, ऑल कंडीशन हैव बीन कंप्लाइड। तो इसमें तो ये कह रहा है कि आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड घर ली है, अक्टूबर 19 में परचेज किया, उसके लिए आप 24 में इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और हायर डिडक्शन की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? डिडक्शन 2 लाख तक मिलेगी बस, उससे ऊपर नहीं मिलेगी, मैक्सिमम 2 लाख तक मिलेगी। आकृति का डाउट आया है, ऋषभ रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 50,000 फ्रॉम हिज। हेलो सर। हाँ जी राम अवतार। सर एक बार सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A समझा दो ना एक बार, थोड़ा कम समझ में आ रहा है कैपिटल असेट वाला। 242A में तो यार आपको बस ये ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म एसेट तब बनेंगे अगर 36 मंथ्स या उससे ज्यादा आप लेके चलोगे, 36 मंथ से ज्यादा। अगर उससे कम लेके चलोगे तो वो शॉर्ट टर्म बन जाएंगी। 6 एसेट को अलग कर दो, 6 एसेट वाले को एक केस में 12 महीने और 24 महीने देखने हैं। अगर अनलिस्टेड शेयर है या लैंड और बिल्डिंग है उस केस में 24 महीने आप देखोगे। ठीक है, और बाकी 4 केस में 12 महीने। अब 12 महीने कहाँ कहाँ पर है? एक तो लिस्टेड सिक्योरिटी, एक यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, एक यूनिट्स ऑफ यूटीआई और जीरो कूपन बॉन्ड। इन 4 केस में 12 महीने के बेस पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आएगा। अनलिस्टेड सिक्योरिटी और लैंड और बिल्डिंग वाले केस में 24 महीने के बेस पे आएगा, और बाकी सब केस में 36 मंथ के बेस पे आएगा बस। ओके सर। ठीक है, आकृति का डाउट था 50,000 उसको एम्प्लॉयर से मिले हैं, 1 लाख उसको मदर की सिस्टर से मिले। मदर की सिस्टर कौन होती है? मासी, मतलब उसके रिलेटिव, तो ये तो एग्जाम्ट हो गया। 10,000 उसको दोस्त से मिले हैं ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, मैरिज भी एग्जाम्ट हो गया। 60,000 उसको स्कॉलरशिप मिली है ट्रस्ट से, ये भी एग्जाम्ट हो गया, ये भी एक्सेप्शन में कवर है। तो सिर्फ एम्प्लॉयर वाला 50,000 जो है वो यहाँ पे आएगा बस। सर वो आंसर में नील दे रखा था तो इस वजह से। अच्छा, आंसर में नहीं, सैलरी में, ये तो एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय सैलरी में चला जाएगा ना। नहीं तो सर गिफ्ट की तरह रिसीव हुआ है ना हमें एम्प्लॉयर से, ऐसा तो देखो 5,000। अगर गिफ्ट की तरह रिसीव हुआ है, अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट रिसीव नहीं हुआ ना, फिर तो आंसर नीली आएगा। नहीं तो सर अब इस केस में हम कैसे, कुछ हमें क्लेरिफिकेशन नहीं है ना। अब वही हमें ना यहाँ पे देखो एजम्पशन लेनी पड़ेगी। अगर मैं ये मान रहा हूँ कि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन के ड्यूरिंग दे रहा है, फिर तो आप सब जानते हो सैलरी में 5,000 रुपए की लिमिट होती है, उसके बाद टैक्सेबल होता है। बट अगर यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, नॉर्मल गिफ्ट दे रहा है, फिर तो वो अदर सोर्स की इनकम है, और 50,000 तक एग्जाम्ट होता है, तो 50,000 है तो एग्जाम्ट हो जाएगा। अब अगर मान लो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, तो आप इसका आंसर नील ही लिख के आओ। फिर आप ये मान के चलो कि हम लोग पहले जैसे अगर इसमें 50,000 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर बोला है, तो पहला तो ये आएगा ना दिमाग में कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। देखो बिल्कुल माइंड में ही आएगा, तभी आईसीएसआई ना, देखो अगर ये क्वेश्चन बना तो आपने कई बार देखा भी होगा, जब हमने गाइडलाइंस आंसर किए थे तो आईसीएसआई कई क्वेश्चन के 2 आंसर भी देता है। वो कहता है ए और सी दोनों सही हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन है ना, तो जो आपको बेस्ट लग रहा है वो आप लिख के आ जाओ। कंफर्म है कि आईसीएसआई दूसरे असम्पशन के बेस पे भी आंसर देगा। ठीक है, कुमारी सर आपने वनडे ओरिएंटेशन को लेकर देखा, आपने बोला था कि देख के बताता हूँ। ओरिएंटेशन वनडे का तो मुझे खास आइडिया नहीं है, अगर किसी बच्चे को आइडिया है तो प्लीज बता दो जी।
वनडे ओरिएंटेशन कैसे क्या करना होता है। आकाश, अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय को मैरिज पर गिफ्ट देता है तो वो भी एग्जम्प्ट होगा? यस, एग्जम्प्ट होगा जी। दीपक कुमार, एक बात 45(1)(a), 45(1)(a क्या? 45(1)(a तो हमारा इंश्योरेंस क्लेम वाला है कि अगर आपकी एसेट डिस्ट्रॉय हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी से जो भी आपको कंपनसेशन मिलेगा वो आपका सेल प्राइस बन जाएगा, ठीक है जी। और कॉस्ट आपको पता ही होगी कितने का आपने परचेज किया है, तो जिस ईयर में कंपनसेशन मिलेगा ना उस ईयर में टैक्सेबल निकालना आपको। मतलब जब वो एसेट जली उस साल नहीं, जब वो कंपनसेशन मिलेगा उस साल आपको टैक्सेबिलिटी करनी है। निकिता, लोन 10 लाख का है, 8% लोन है 1813 को, पर्पस है सेल्फ ऑक्यूपाइड, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है 25/11/18 को, डिडक्शन मिलेगी 1920 में। तो इसमें यहाँ पे 1/8/13 से आप लगा लो 13/14 में कितना होगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने का 13-14 में इंटरेस्ट निकाल लो। फिर 14-15 का पूरा मिलेगा, 15-16 का पूरा मिलेगा, 16-17 का पूरा मिलेगा और 17-18 का पूरा मिलेगा, ठीक है जी। 18-19 में तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई ना, तो इस केस में पहले तो आप यहां निकाल लो 8 महीने का, फिर अगले 4 साल में पूरे पूरे साल का निकाल लो। ये आपका आ गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, ठीक है। तो जितना इंटरेस्ट आएगा उसको डिवाइड बाय 5 कर लो, एक इंस्टॉलमेंट ये आ जाएगी और जो इंस्टॉलमेंट आएगी उसको 80,000 में ऐड कर देना, इतना टोटल आपको इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा। हेलो हाँ जी सर, जैसे कि है ना हम लोग को तो जैसे जो 2 लाख का लिमिट है 5 ईयर में देखना चाहिए, तो 5 ईयर से ज्यादा हो रहा है ना। नहीं, 5 ईयर से ज्यादा कहाँ हो रहा है? आप डेट ऑफ लोन से थोड़ा 5 साल चेक करोगे, जिस साल आपने लोन लिया उसके एंड से चेक करोगे ना आप। 14 से। हाँ, 14 से चेक करोगे ना, ये लो आपने पढ़ा होगा ना 24B के अंदर। हाँ सही, आप ही का क्वेश्चन है दिया हुआ स्टूडेंट दरबार में। हाँ, तो 5 ईयर हम चेक करते हैं जब आपने लोन लिया उस ईयर के एंड से। अच्छा ठीक है ठीक सर, तो आपने ना ये 5 क्वेश्चन दिया था तो इसका आंसर कहाँ डाला था आपने कि चेकिंग के लिए? उसका आंसर तो मेरे ख्याल से मैंने कहीं डाला नहीं है। हाँ, तो आंसर कहाँ से चेक करेंगे? वो तो मैंने अपनी रेगुलर क्लास की क्लास डाल दी थी, मैंने नेक्स्ट क्लास में कराए होंगे क्लास में अपनी। नहीं सर, ये स्टूडेंट दरबार में आपने ना, अच्छा आपने हाँ रेगुलर क्लास का डाला था, तो सर इसका आंसर कैसे पता चलेगा? आप निकाल के मेरे को बता दो, मैं बता दूंगा क्या सही है गलत है। ठीक है सर, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भेज दूंगी। ठीक है, चलो फटाफट 5 मिनट हमारे पास है जी बैलेंस बस। और सत्यम का डाउट है सर, कस्टम में इंटरनेशनल रूल क्या है? इंटरनेशनल रूल मतलब इंटरनेशनल रूल तो बैगेज के हैं, बस बैगेज के रूल्स करने हैं आपको और वैल्यूएशन के, प्रोफेशनल वाले बच्चों को, एग्जीक्यूटिव वालों को नहीं, प्रोफेशनल वालों को। आकाश का हो गया। साकेत, 111A और 112A तभी लगेगा जब स्पेसिफाइड एसेट होंगे और एसटीडीपी होगा। यस। आकृति, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड स्टॉक फंड, अगर ये मोर देन 12 मंथ होगा तो इसको शॉर्ट टर्म मानेंगे। यस, क्योंकि इस केस में 36 मंथ चेक करते हैं, ठीक है ना। इक्विटी वाले केस में 12 महीने हैं, इक्विटी के अलावा कोई दूसरा फंड होगा वो होता है डेप्ट फंड, तो डेप्ट वाले केस में 36 मंथ होती है, ठीक है। चलो जी, तो अब आपका सैटरडे मुलाकात होगी 10:30 बजे। सैटरडे का टारगेट मैंने आपको बता दिया पीजीबीपी का, अपने अब रिवीजन स्टार्ट कर दो, ठीक है। सैटरडे को हम पीजीबीपी कंप्लीट कर लेंगे और देन फिर संडे को फिर हमारा वही अपना डाउट सेशन होगा, ठीक है जी। अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करो, टाइम डे बाय डे पास आता जा रहा है, ध्यान रखना जी, ठीक है। और ये मत सोचना कि एग्जाम पोस्टपोन होंगे, कैंसिल होंगे, कुछ भी होगा, अभी कोई ऐसे चांसेस नहीं है। और इंस्टीट्यूट कोई बड़ी बात नहीं है, घर में एग्जाम ले लेगा, आपके एमसीक्यूज ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे उन्होंने CSET वालों के ले लिए ना, और ऑनलाइन एग्जाम बहुत मुश्किल आ रहे हैं। मैंने जितने बच्चों से पूछा है ऑनलाइन एग्जाम वो टफ देते हैं, रीजन बीइंग क्योंकि आप नकल मार सकते हो घर में, आपका भरोसा उनको इंस्टीट्यूट को नहीं है, ठीक है ना। तो ऑनलाइन एग्जाम टफ आएंगे, ये मत सोचना कि घर बैठ के एग्जाम दोगे तो आसान बन जाएंगे। वो क्वेश्चन इतने बढ़िया लेवल के दे देगा कि आपको नकल मारने का टाइम ही नहीं मिलेगा, जितने आप नकल मारोगे उतने 3 घंटे पूरे हो जाएंगे। सर उन्हें तो वैसे भी भरोसा नहीं है हम पर। हैं? क्या कह रहे हो नालायक? सर उन्हें तो वैसे भी भरोसा नहीं है हम पर। हाँ सही बात है,
चलो। हेलो सर। हाँ जी। सर वो जीएसटी की समरी नोटबुक अवेलेबल है क्या सर? हाँ, जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों की समरी बुक सर अवेलेबल है। मैंने साइट पर देखी थी, मुझे मिल नहीं रही थी सर वो। आप बुक के फोल्डर में जाओ, लास्ट में जाओगे ना बुक के फोल्डर में, वहां सीएस बुक के फोल्डर में गया था मैं सर। हाँ, वहीं पे हैंड रिटन बुक के नाम से लिखा हुआ है, नीचे जाके बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, चलो। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तैयारी करो अच्छे से, फिर मिलते हैं सैटरडे को 10:30 बजे पीजीवीपी की रिवीजन के साथ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय सर। बाय बाय, बाय बाय जी, बाय सर। बाय 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 बाय।